हमने कल स्टार्ट किया था बेटा, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद हीट चेंजेस इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इसमें पहली हेडिंग हमने पढ़ी थी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं सिस्टम, जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है। उसके अलावा पूरा यूनिवर्स हमारा सराउंडिंग है और इन दोनों के बीच की जो लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है उसे बाउंड्री कहते हैं। स्पेशली एडियाबेटिक बाउंड्री को याद रखिएगा। एडियाबेटिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो इंसुलेटिंग होती है, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज नहीं होता। दैट बाउंड्री इज नोन एज एडियाबेटिक बाउंड्री। इसके बाद हमारा वर्ड आया था बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट है, सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है कि यूनिवर्स की हमारी कोई सराउंडिंग नहीं है, तो यूनिवर्स इज ए एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मस फ्लास्क को भी आइसोलेटेड में कैटेगरी में ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकली 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद क्लोज सिस्टम था विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग बट नॉट मैटर। उसकी बाउंड्रीज जो है फिक्स्ड हैं, क्लोज हैं, उन बाउंड्री से हीट तो ट्रांसफर हो सकती है, मतलब बाउंड्रीज कंडक्टिंग है, बट उन बाउंड्रीज से कोई मैटर निकल के जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। और वन इज ओपन सिस्टम एंड ऑब्वियसली ओपन सिस्टम इज एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे चाय में मक्खी गिर सकती है तो वो मक्खी निकाल के चूसी जा सकती है, दैट इज मक्खी चूस। ओके, कमिंग बैक टू पॉइंट, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री हो गया। हाँ बोलो बेटा। ओके, नेक्स्ट इज बाउंड्रीज के बाद हमने पढ़ा फिर स्टेट ऑफ ए सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम? अ सिस्टम अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, एक प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रेशर है, अमाउंट है, तो ये चीज कहलाती है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? स्टेट वन कह दिया कि ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था, दैट इज स्टेट। अब कुछ चेंज हो गया है, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो हम कहेंगे नई स्टेट आ गई। तो बेसिकली स्टेट चेंजेस, स्टेट बदल जाती है एज पर कंडीशन। जितनी कंडीशन चेंज होंगी हम कहेंगे नई स्टेट आ गई। ओके, फॉलोड बाय एक वर्ड आया स्टेट वेरिएबल। ऑब्वियसली वो क्वांटिटीज जो वेरी हो सकती हैं स्टेट में वो सब स्टेट वेरिएबल्स हैं एंड दीज आर आल्सो स्टेट फंक्शन। मतलब ये क्वांटिटी स्टेट पे डिपेंड करती हैं, यानी अगर स्टेट लौट के वही आ गई, एग्जैक्ट सेम आ गई, तो स्टेट फंक्शन भी वही होगा। तो व्हाट आर स्टेट फंक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का स्टेट फंक्शन वर्ड है। स्टेट फंक्शन आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent on path. Path पे डिपेंड नहीं करते. It depends only and only on the state. And if once state is changes, अगर स्टेट बदल जाएगी तो स्टेट फंक्शन बदल जाएगा, और अगर स्टेट लौट के वही आ गई तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू भी वही आएगी। तो एग्जाम्पल क्या है स्टेट फंक्शन के? बेटा इस चैप्टर में आपके जो मेन है डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। दैट मीन्स ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, किसी पाथ से भी आए स्टेट वही रहेगी। तो फिर पाथ फंक्शन कौन है? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि हीट चेंज के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका हमारा हीट चेंज का होता है डायरेक्ट एनर्जी, दैट इज क्यू, एंड सेकेंड इज वर्क। तो क्यू और वर्क ये दोनों इंडिविजुअली पाथ फंक्शन है। व्हाट आई मीन टू से, दोनों का जो सम होगा वो तो टोटल एनर्जी हो जाएगी, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है बच्चों? स्टेट फंक्शन। और इंडिविजुअल एनर्जीज यानी क्यू एंड डब्ल्यू ये तो एक सबलेट है, एनर्जी की सब फॉर्म्स हैं कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग पाथ में क्यू और डब्ल्यू अलग अलग हो सकता है, बट क्यू और डब्ल्यू का जो सम है, तो जरा ये ध्यान रखना, अगर कोई कहे क्यू पाथ फंक्शन, डब्ल्यू पाथ फंक्शन, लेकिन Q प्लस डब्ल्यू या Q माइनस डब्ल्यू ये स्टेट फंक्शन है। ये अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू या Q माइनस डब्ल्यू टोटल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व ही रहेगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड के लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। इसलिए टोटल एनर्जी Q प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन है और इंडिविजुअल Q एंड इंडिविजुअल डब्ल्यू पाथ फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी?
बेटा ये दो वर्ड हैं, वन इज इंटेंसिव एंड अदर इज एक्सटेंसिव। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमें देखने हैं, व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मैं इन वर्ड से ध्यान रखा हुआ है, या बोलने पे अपने आप लगता भी हमें इंटेंसिव मींस इंटरनल, कुछ रिलेशन अंदर वाली प्रॉपर्टी से आ रहा है, और एक्सटेंसिव मींस एक्सटर्नल जैसा, लेकिन बेसिकली इसका मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो बल्क पे डिपेंड नहीं करती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंटरनल और इंडिपेंडेंट ऑन बल्क। तो हमने यहाँ पे एक वर्ड मान लिया है इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क, यानी आपने अमाउंट 10 ग्राम लिया है, 20 ग्राम लिया है, 50 ग्राम लिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज कहलाती है इंटेंसिव। मतलब एक जनरल भाषा में सोच के देखिए क्या कहना चाहते हैं कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का आपने छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर लिया है। अब छोटे पार्ट और बड़े पार्ट की जो भी प्रॉपर्टी सेम निकलेंगी, क्यों, क्योंकि उसी सिस्टम का ये पार्ट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक ही सिस्टम के छोटे पार्ट और बड़े पार्ट के लिए सेम आए, दैट आर इंटेंसिव। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपने अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 लिया है, तो अमाउंट से कोई मतलब नहीं है पानी कितना लिया है, ठीक है। और ऐसे ही आप और प्रॉपर्टी सोचिए, जैसे टेम्परेचर, मैंने कहा टेम्परेचर इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही बेटा डेंसिटी है, आप अगर सोच के देखिए, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर ये सपोज कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ये 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक है, इसमें से 100 ml हमने अलग कर लिया, 1900 ml अलग कर लिया, और अब मैं कह रहा हूं बताओ इन दोनों में से कौन से ज्यादा डेंस है, गाढ़ा है, मीठा है, तो कॉमन सेंस की बात है डेंसिटी दोनों की ही सेम आएगी। तो टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है 3/2 है तो 3/2 है, चाहे ग्लास का छोटा अमाउंट लो चाहे बड़ा अमाउंट लो। या फिर और कोई टर्म्स अगर चैप्टर 1 के याद है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे भी इंटेंसिव में ही आते हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है कि आपने अमाउंट कितना लिया है, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव में फिर कौन है, सिंपल जो अमाउंट है, यानी आपने किसी के मोल्स निकालने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इतने में उसके मोल्स कम होंगे, इतने में उसके मोल्स ज्यादा होंगे। खाली मास देखना है तो ऑब्वियसली इतने का मास कम है, इतने का मास ज्यादा है। खाली वॉल्यूम देखना है तो इतने का वॉल्यूम कम है, इतने का वॉल्यूम ज्यादा है, ये डिफरेंस आ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस और डेल्टा जी, these all four are extensive property। इन जनरल ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज फॉलो सिंपल अलजेब्रा, मतलब अगर कहीं पे मोल्स डबल हो रहे हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डबल कर सकते हैं, 1/4 हो रहे हैं तो 1/4 कर सकते हैं। मतलब दीज प्रॉपर्टीज आर बेसिकली डिपेंडेंट, या ये कहें सिंपली अलजेब्रा आप लगाइए, डबल, ट्रिपल, हाफ जो करना जनरल कर सकते हैं। तो इट फॉलोज सिंपल अलजेब्रा। तो बेटा आपकी कॉपी में आना क्या चाहिए बच्चे, पहली हेडिंग आज की आनी चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसमें आपको डैश देके क्या लिखना है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज और प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो बल्क या अमाउंट के इंडिपेंडेंट रहती हैं। लेकिन ये याद रखना बेटा एक ही सिस्टम के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सिस्टम बदल देते फिर कहते हैं प्रॉपर्टी बदल गई। अरे यार सिस्टम बदला तो बदलेगी, मतलब उनसे अगर मैं कहता हूं ना कि बताओ इसकी डेंसिटी, वो कहते हैं यार डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करती है। मैं कहता हूँ कैसे, वो कहते हैं मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ती है। बेटा जैसे तूने मास बढ़ाया तो नया सिस्टम आ गया, तो उसी सिस्टम में छोटा सा पोर्शन कट कर और उस सिस्टम की डेंसिटी कंपेयर कर ले, सेम आएगी। तो इसलिए डेंसिटी एक इंटेंसिव। ऐसे ही अगर उनसे पूछता हूँ प्रेशर किस में आएगा, तो जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर एक इंटेंसिव है, क्यों, क्योंकि पूरे कंटेनर का प्रेशर सेम होता है। अब इसमें से इतना सा पोर्शन कट कर ले तो भी वही आएगा। प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया प्रेशर वही है। अब तुम कहो कि मैं इसमें गैस बढ़ा दूं, अबे गैस बढ़ाएगा तो नया सिस्टम आ जाएगा भाई, और अगर एक नया सिस्टम आ गया
तो ऑब्वियसली फिर उससे क्या मतलब, हम कह रहे हैं एक ही सिस्टम के छोटे पार्ट और बड़े पार्ट एक ही सिस्टम के अंदर थोड़ा अमाउंट और ज्यादा अमाउंट की प्रॉपर्टी सेम हो तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। तो दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज which are independent on bulk of matter are known as intensive property. Temperature, density, molarity, refractive index, electrode potential, all are intensive. ठीक है। और what are extensive properties which depend on bulk? हमने 1 मोल मीथेन जलाया है, 10 मोल मीथेन जलाए हैं, तो 10 मोल की जो हीट निकल रही होगी ना, वो 1 मोल से 10 गुना ज्यादा निकल रही होगी। तो ये सिंपल एल्जेब्रा फॉलो हो गया कि 10 टाइम्स ज्यादा वैल्यू आ गई, तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। अब इसको पहले डेली लाइफ से जोड़ो, एक जनरल एग्जांपल से सोचो जिससे आगे तक याद रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो, पहले कभी तो जाते थे, कोई बात नहीं, तो आप किसी मैरिज फंक्शन में गए हो और दूसरी कंडीशन है आप एक चौराहे पे एक चाट वाले के बाहर खड़े हो। ओके, चौराहे पे चाट वाले के से आप गोलगप्पे खा रहे हो, पतासे खा रहे हो, उसके लिए दिल बड़ा नहीं मुंह बड़ा चाहिए खाली। ओके, तो पतासे खा रहे हैं आप, कहाँ खा रहे हैं, एक बारी आप मैरिज फंक्शन में खा रहे हैं, किसी की शादी में आप गए हैं तब खा रहे हैं, और एक बारी चौराहे पे आप खड़े होकर खुद खा रहे हैं। ओके, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, विच इज इंटेंसिव विच इज एक्सटेंसिव? कौन सा इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव? कोई रिलेशन है नहीं, जबरदस्ती रिलेशन बनाओ, दिमाग चलाओ। आई वॉन्ट यू हैव टू जस्ट ब्रेनस्टॉर्म करना है, जबरदस्ती का करो। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो जब आप मैरिज हॉल में हो तो वो इंटेंसिव है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ बल्क, कितने खा ले पैसे तुझे नहीं देने, तेरा लिफाफा पहले ही पहुंच गया वो भी खा ली वॉट एवर, तो वो कितने खा ले, या तो 2 खाएगा अलग बिल आएगा, 20 खाएगा अलग बिल आएगा, 200 खाएगा अलग बिल आएगा, बिल नहीं देगा कुछ और भी खाएगा। इज इट क्लियर? वर्ड समझ में आ रहा? तो व्हाट इज बेसिक द पॉइंट कि यहाँ बाजार में जब खड़े होकर तुम खा रहे थे गोलगप्पे तो उसमें डिफरेंस था। इज इट क्लियर? अच्छा हाँ, एक पॉइंट और बेटा, मेरे को लग रहा है मैं अपने मोबाइल के नेटवर्क से काम कर रहा हूँ इस समय। लेट आई चेक जस्ट फॉर ए सेकेंड है, जस्ट फॉर ए सेकेंड। यस आई एम राइट। बताओ यार, मोबाइल के नेटवर्क से तुम लोग खुश हो तो फाइबर से तो और जल्दी ज्यादा अच्छा आएगा। ओके, मुझे अभी ये फ्लक्चुएट होती है स्क्रीन लगी ना, इसलिए मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होगा ना, तो गारंटेड वो इंटेंसिव बन जाएगा। सोच के देखिए क्या कह रहा हूं। जैसे अभी मैंने बात की, ये लिखा है आपके सामने, मास वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव है वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव और ये इंटेंसिव। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोल पर लीटर, मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। मोल पर लीटर क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। ऐसे ही अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, यहां मैंने लिखा है डेल्टा एच। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं डेल्टा एच नॉट, और ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब 1 मोल, और अगर 1 मोल की वैल्यू निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करूंगा, तो डेल्टा एच अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दैट मीन्स रेशियो आ गया। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो आएगा तो ये इंटेंसिव। बेटा अभिषेक, अब अभी क्लियर नहीं है वीडियो या पहले नहीं थी क्लियर? सर अभी पॉज है, पहले तो चल रही थी, अब पॉज है। अरे यार, इससे अच्छा तो सब मतलब ब्लर है मैंने वीडियो। अब ब्लर है, जबकि अब मैंने पता, चलो वापस अपने उसी पे आ जाते हैं।
आई होप सो। ओके, आई होप सो अब शायद आ गई हो। बेटा हमने कट करके दोबारा लगाया है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 1 सेकंड में बता रहा हूँ। पर है भले ही शोर मत करो। ठीक है बच्चों, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव पहली हेडिंग हमें क्लियर है। अब बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था द वर्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या थे? वो क्वांटिटी जो स्टेट को चेंज करते थे या स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब स्टेट चेंज होगी तो वो बदल जाएंगे, स्टेट बदल गई तो वो बदल गए, ऐसे कह सकते हैं। तो स्टेट को बदलने के लिए यहाँ जो भी काम होता है केमिस्ट्री में उसे कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो अब अगला हमारा वर्ड है प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर क्लियर हो रहा हो तो ये वर्ड है प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस किसे कह रहे हैं? PROCESS, प्रोसेस। इट इज द मैनर, इसे वर्क मत कहिएगा क्योंकि वर्क एक अलग हेडिंग है यहाँ। इट इज द मैनर, इट इज द ऑपरेशन, इट इज द ट्रेंड या बाय विच स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस। स्टेट को बदलने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ता है, यहाँ काम नहीं कह रहे क्योंकि वर्क एक अलग हेडिंग है। तो इट इज द ऑपरेशन, इट इज द मैनर बाय विच स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिख लेंगे? मैनर इन विच बाय विच स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। तो प्रोसेस वो तरीका है जिससे हम स्टेट को बदलते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 प्रोसेस हैं जो अभी हम बढ़ा के एक्सटेंड करके 6-7 भी कर सकते हैं। 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? बेटा एक प्रोसेस हमारा कहलाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ध्यान रखना है, आइसो वर्ड केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कहीं पे भी आता है वो सेम के लिए आता है और उसके आगे जो चीज लगी है वो क्वांटिटी सेम होती है। तो अगर बच्चे हमने आइसोथर्मल कहा है तो हम कहते हैं सेम टेम्परेचर है, और सेम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ ज्यादा अच्छा है हम वर्ड लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसमें टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो ये बॉयल्स लॉ है, मतलब यहाँ पे भी हमें प्रेशर वॉल्यूम देखने ही है। तो अब अगर आपको याद आ गया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कह सकते हो आप आइसोथर्मल प्रोसेस जो हमारे थे वो बॉयल्स लॉ से रिलेटेड थे। तो बस एक दिमाग में रखने के लिए, ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड ये बॉयल्स लॉ वाली क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है, सब में आगे प्रोसेस लिखा है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर? बेटा बेसिकली कोर वर्ड का मतलब यहाँ वॉल्यूम से है। तो जब भी हमें कहना होगा वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चे, वॉल्यूम हमारा क्या होगा? कांस्टेंट, यानी डेल्टा वी या चेंज इन वॉल्यूम इज 0, देन इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। और आपको शायद याद आ गया हो वॉल्यूम कांस्टेंट हमने क्या लॉ पढ़ा था? नहीं बेटा, चार्ल्स लॉ में तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसे पहले बोल दिया है। ठीक है, हाँ बेटा इसका नाम था पीजीटी। हमने कहा था प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीजीटी, प्रेशर टेम्परेचर, बीच में जी आया, वेरी गुड, इसका नाम था गे-ल्यूसेक लॉ। तो फिलहाल गे-ल्यूसेक वर्ड पे हमें ज्यादा फोर्स नहीं करना क्योंकि हमें तो थर्मो सीखनी है, वो गैसीय स्टेट था, जस्ट एक कोरिलेशन बताया है। तो पहला हो गया आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी 0, दूसरा हो गया बेटा आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी 0, तीसरा है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। कॉमन सेंस है कि ये वर्ड बार वर्ड जब आता है तो दिमाग में आपके ऑब्वियसली बार का मतलब प्रेशर आता है ना? ठीक है, मुझे मालूम तुम्हारे दिमाग में बार का मतलब क्या आता है। ठीक है, फिर भी एक आध बारी मैंने एक बच्चे से पूछा डिफाइन आइसो बार, तुम क्या समझते हो आइसो बार से?
तो थोड़ा फनी सा बच्चा था, बोला सर आइसोबार सिंपल है, क्या है? आईएसओ, ठीक है, आईएसओ सर्टिफाइड बार, आइसोबार, ठीक है, मतलब आईएसओ ने सर्टिफाई कर रखा है जिसे। फिलहाल बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, और बार कई जगह आता है आपके दिमाग में, ठीक है, मैग्नेट बार्स होते हैं, चॉकलेट बार्स होते हैं, ठीक है। तो आइसो बार का मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, लिख के मत आ जाना बार कांस्टेंट, ठीक है, कई दिमाग में आएगा बोले हाँ बार इज कांस्टेंट आइसो बार। तो प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी 0 है बेटा, ये था आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम गैसेस को रिलेट करें तो ये है, फिलहाल अभी हमें इससे ज्यादा मतलब रखना नहीं है, इट इज चार्ल्स लॉ। ओके, नाउ चौथा क्या है, विच वन इज द फोर्थ प्रोसेस? ऑब्वियसली कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, इसका मतलब आप लोग, क्योंकि ये वर्ड कॉमन नहीं है अगर आपने बताया है। फोर्थ इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ये पी फॉर प्रोसेस है। तो व्हाट इज एडियाबेटिक? तो आई होप सो जिन्होंने भी अभी एडियाबेटिक बताया है उन्हें तो पता ही है, बाकी लोग भी समझ लीजिए। एडियाबेटिक का मतलब था इंसुलेटिंग। कहीं भी वर्ड एडियाबेटिक आएगा तो वो इंसुलेशन के लिए आएगा। तो बेसिकली एडियाबेटिक प्रोसेस इज इंसुलेटेड प्रोसेस, दैट मीन्स देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इस चीज को हम कहते हैं Q इज 0। बेटा Q क्या था? हीट एक्सचेंज। आप पूरा लिखना चाहो तो आप लिख लोगे नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे हम बेसिकली कह देते हैं Q 0 है, क्योंकि यहाँ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुई है सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। और अभी हमें इनको और थोड़ा सा डिटेल अभी करना पड़ेगा कि कब कैसे प्रोसेस बनेंगे। तो पहले बेसिक 4 प्रोसेस हमारे हैं आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये जस्ट बॉयल्स लॉ जैसा आपको ध्यान रखना है प्रोसेस में। दूसरा था आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एच और डेल्टा यू 0 होते हैं, वो अभी पढ़ा रहा हूँ। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, और बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा गलत होगा आपसे, आइसोबारिक। इसमें कुछ भी अभी आगे पढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ना तो डेल्टा एच 0 होता है, ना डब्ल्यू, ना कुछ। तो ये सबसे अलग है, आइसोबारिक पे ज्यादा फोकस करना है हमें। एंड लास्ट इज ऑब्वियसली दिस वन इज एडियाबेटिक, फिजिक्स का बहुत फेवरेट है। एडियाबेटिक आर बेसिकली वेरी फास्ट और वेरी स्लो प्रोसेस। एडियाबेटिक का बेसिक एग्जांपल है बर्स्टिंग ऑफ टायर। तो जब टायर बर्स्ट करता है, सडनली एकदम एनर्जी निकलती है, लेकिन वो एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाती, वो जो एनर्जी लगती है वो बर्स्टिंग में चली जाती है, जिससे कूलिंग हो जाती है, तो सराउंडिंग में एनर्जी नहीं जाती। दैट प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में बर्स्टिंग ऑफ टायर एक एग्जांपल दिमाग में रखो, और फिजिक्स में बहुत डिटेल में आएगा एडियाबेटिक। नाउ इसके अलावा भी एक वर्ड याद रखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। वैसे तो नाम से ही क्लियर है व्हाट इज रिवर्सिबल, व्हाट इज इररिवर्सिबल। जो एक ही डायरेक्शन में चले और वापस ना आए, जिसमें प्रोडक्ट से किसी भी तरीके से रिएक्शन दोबारा ना बन सके, किसी भी तरीके से, दे आर टर्म्ड एज इररिवर्सिबल। और जिसमें कंडीशंस बदल के, कुछ ना कुछ कंडीशंस बदलनी पड़ेंगी, जैसे पानी से बर्फ बनाया और बर्फ को फिर से हीट किया तो पानी बना है, तो कंडीशंस तो बदलनी पड़ेगी, तभी तो रिएक्शन वापस आएगी। तो जिसमें पर्टिकुलर कंडीशंस चेंज करने पे रिएक्शन वापस आ सकती है, दैट आर रिवर्सिबल। और जिसमें आ ही नहीं सकती, कुछ कर लें, दैट आर इररिवर्सिबल, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल इररिवर्सिबल? सिंपल भाषा में क्या है, आप जिसको नहीं समझ में आए, स्पेशली वो बच्चे, वो क्या करेंगे, 2-2 हजार रुपए के नोटों की 5-10-50 गड्डियां यहाँ ले आइएगा अपने घर से, ठीक है। उनको हम आपके सामने रखेंगे और ऑब्वियसली इरिवर्सिबल समझा रहे हैं, उनमें आग लगा देंगे, वो सारी जल जाएंगी, और जलने के बाद वो राख तुम्हें दे देंगे, क्या बेटा नोट बना ले, इसी से तो तेरे नोट जलाए हैं, ठीक है। तो वो वापस उन्हें दे दिए जाएंगे। तो क्या उस राख से वही वाले नोट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो ये प्रोसेस क्या हो गया बेटा, इरिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल आप जनरल भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छा समझने में, ठीक है। जब आप नोट वोट जलाएंगे फिर आपको क्लियर होगा ये इरिवर्सिबल, ठीक है। और बाकी इन जनरल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल।
अब केमिस्ट्री पे आओ। जनरली केमिस्ट्री में हमें कहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल लगाने होंगे? बच्चों, अगर किसी प्रोसेस में कोई गैस बन रही है, जैसे CaCO3 टूटा, CaO और CO2, और गैस उड़ जाए, जब गैस वहां मौजूद ही नहीं है तो पीछे से रिएक्शन जाएगी नहीं। तो अगर कभी गैस बने और गैस उड़ जाए तो इरिवर्सिबल मानना है। अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाए तो कॉमन सेंस से प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो रिएक्शन में दोबारा टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक प्रेसिपिटेट कहलाती है और एक रिएक्शन में सॉलिड बनना कहलाती है। सॉलिड वाली रिएक्शन टेक पार्ट कर सकती है। सॉलिड का मतलब ये नहीं होता कि वो टेक पार्ट नहीं करेगा, लेकिन प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वो टेक पार्ट नहीं करेगा। व्हाट इज द मीनिंग? सिंपल भाषा में क्या कहें, जैसे डेली लाइफ में हम कहें ना कि कोई भी प्राणी है, बेड पे गया, सो गया, ठीक है, घंटा 2 घंटा वॉट फिर उठ गया, काम पे आ गया, डन। तो ये जो बेड पे जाके लेटना था फिर उठ जाना था, ये सॉलिड था। तो सॉलिड का मतलब समझ में आना चाहिए। एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेट? ठीक है, अब की वो समझ में आया, अब की वो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, और अब अगर उसे बेड पे लेटाया गया है तो अब वो दोबारा उठ के काम पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आत्मा परमात्मा मिल चुके हैं। तो इस केस को हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेट। अगर एक बारी वो प्रेसिपिटेट हो गया, वो निपट ही चुका है, तो अब वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो प्रेसिपिटेट और सॉलिड में अंतर है। प्रेसिपिटेट भी सॉलिड होता है, सॉलिड भी सॉलिड होता है, लेकिन precipitate can't take part back due to high energy, but in general solids can take part। जैसे CaCO3 सॉलिड है, वो हीट करते हैं, CaO बनता है, CO2 बनता है, तो ये सॉलिड है, ये टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो CaCO3 में ये सॉलिड हैं, टेक पार्ट करते हैं। अगर क्लोज कंटेनर है, गैस उड़ने नहीं दी जा रही, तो ये टेक पार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने AgNO3 और NaCl मिलाया है और ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना है बेटा, तो ये AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। अब ये रिएक्शन वापस नहीं जाएगी, अब ये उठ के रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये निपट चुके हैं। इज इट क्लियर? तो आपको एक वर्ड है प्रेसिपिटेट और एक वर्ड है ऑब्वियसली सॉलिड, इसमें थोड़ा सा अंतर याद है। नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है? या तो एग्जामिनर खुद ही लिख देता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, या फिर आपको देखना है कि द चेंजेस आर वेरी स्लो और वेरी फास्ट। अगर चेंजेस बहुत तेजी से हो तो आप उसे इरिवर्सिबल मानते हैं। ठीक है, इफ द चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस एंड वेरी फास्ट, तो ये इंडिकेशन होता है इरिवर्सिबल का है। तो जैसे एक सिलेंडर है, बस्ट कर गया, तो ये इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल आप मान के चलेंगे। या ये एक कंटेनर है, ये एक पिस्टन है, इसमें बेटा गैस भरी हुई है, इसका वॉट एवर द वॉल्यूम है, प्रेशर है, इसमें गैस भरी हुई है। इज इट क्लियर? और मैंने यहाँ पे एक बहुत हाई प्रेशर, या ये मान लो इसमें मैंने 10 kg की ना एक स्टैंड की पॉली रख दी है। ठीक है, 10 kg एक पॉली पैक लिया है, ठीक है, पॉली इथीन और वॉट एवर। तो एक पन्नी ली जिसमें 10 किलो रेत रखी थी, और वो पन्नी मैंने उठा के इकट्ठे इसके ऊपर रख दी, और जैसे ही रखी तुरंत नीचे गिर गया, तो इसे इरिवर्सिबल मान लेंगे। तो जब प्रोसेस बहुत तेजी से होता हुआ दिखे तो केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल मान के वो फॉर्मूलेस लगाने। मैं इसलिए इसे इतना समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस में हमें इस चैप्टर में यही नहीं समझ में आता, अच्छा वर्क डन का ये फॉर्मूला लगाना है या वो लगाना है। मतलब रिवर्सिबल के फॉर्मूलेस अलग हैं, इरिवर्सिबल के अलग हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर उन्होंने कहा 10 kg स्टैंड की पॉलिथीन रख दी, सिस्टम एकदम नीचे गिरा, इरिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अब मैंने सैंड क्यों लिया ये भी अभी समझ में आएगा, सीधा लोहा क्यों नहीं कहा था। अब मैंने क्या कहा कि ये जब पिस्टन नीचे आ गया, इसके बाद मैं इसमें रेत का एक एक दाना निकाल के फेंक रहा हूं। अगर मैं इसका एक एक दाना निकाल के फेंक रहा हूं तो ऑब्वियसली ये ऊपर तो आएगा, लेकिन इट विल टेक इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम, या इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और जब मैं एक दाना निकाल रहा हूं उस रेत का, तो एक दाना वापस भी रखा जा सकता है। मतलब बहुत स्लो काम हो रहा है, और वो दोनों डायरेक्शन में कभी भी जा सकता है। तो अगर कभी कोई काम बहुत ही स्लो हो रहा हो और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सके, वो रिवर्सिबल है। तो बेसिकली रिवर्सिबल का सेंस क्या है, या न्यूमेरिकल में हमें कैसे पकड़ना है? इफ द सिस्टम इज टेकिंग टू लॉन्ग टाइम, द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, पर यूनिट टाइम जो चेंज आप देखेंगे वो बहुत कम होगा।
और इन सब के लिए हमें नेट देखने के लिए डिफरेंशियल टर्म और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम होने में तो सालों लग जाएंगे, तो पूरा सिस्टम तो हम नहीं कराएंगे। पूरा सिस्टम या पूरा प्रोसेस होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो हम नहीं कराएंगे। तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पोर्शन कट कर लेंगे, फिर उस छोटे से पोर्शन यानी डिफरेंशिएशन टर्म का इंटीग्रेशन करके नेट आंसर निकालेंगे। तो दिमाग में क्या रखना है? जब भी रिवर्सिबल का क्वेश्चन होगा तो इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। धीरे धीरे आपको इंटीग्रेशन क्लियर हो जाएगा। और जब भी इरिवर्सिबल का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल चेंज डायरेक्ट दिखेगा, इसलिए वहां इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। फिलहाल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की यहाँ डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम विच कांट बी रिवर्स बैक, जो वापस नहीं आ सकता है, इज इरिवर्सिबल। एंड अ सिस्टम विच कैन टेक प्लेस और विच कैन मूव इन एनी डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इधर किसी भी इंस्टेंट पे इधर आ सकता है, वो वाला सिस्टम हमारा कहलाता है रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये जरा प्रोसेस या सिस्टम याद रखिएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। द सेवेंथ एंड लास्ट वन इज साइक्लिक। एक और प्रोसेस है जिसका नाम हम रखते हैं साइक्लिक। व्हाट आर साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक क्या है? साइकिल आप जानते ही हो, अच्छी तरीके से पता है, आपके नंबर भी कई बार साइकिल्स में ही आते हैं, 0 0। तो व्हाट आर साइक्लिक प्रोसेस? बेटा ये इसकी स्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, लौट के वापस 1 पे आ गया। तो अगर एटलीस्ट एक स्टेट के बाद, मतलब बीच में एक स्टेट का गैप हो, वो लौट के वापस आ जाए, then the process is cyclic. The system returns back at least after 2 stages, मतलब इसके अलावा 2 और हों कम से कम, then the system या process is known as cyclic. ये वाला प्रोसेस बच्चों कहलाएगा साइक्लिक। बोलो क्लियर है सातों प्रोसेस? अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है, इसका मतलब लौट के वही स्टेट आ गई। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, वापस यहीं आ गया, तो अगर ये साइक्लिक है तो कॉमन सेंस से स्टेट रिपीट कर गई और इसीलिए चेंज इन स्टेट फंक्शन 0 हो जाएगा। आया समझ में? अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है तो लौट के उसी स्टेट पे आ गया जिस स्टेट से चला था, और अगर स्टेट वही है तो स्टेट फंक्शन भी वही है, क्योंकि अभी आपको बताया था जब स्टेट वही होती है तो स्टेट फंक्शन भी वही होते हैं। तो अब यहां से लौट के यहीं आ गया, स्टेट फंक्शन जो पहले डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एस जितने भी थे, उन सब का चेंज क्या हो जाएगा? 0। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बच्चों का बहुत गलत होता है, मतलब आप मान के चलो इतना गलत होता है कि आईआईटी ने अपने एग्जाम में उसे दे के बच्चों से पूछ लिया। ठीक है, आईआईटी ने कहा वाकई में ये है तो बहुत सरल, लेकिन गलती बहुत होती है। क्या गलती है देखो, उन्होंने जानबूझ के ये प्रोसेस दिया प्रेशर और वॉल्यूम का। ये स्टेट 1 2 3 4, इन्होंने कहा ये 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से वापस 1 आ गया, तो ये लौट के इसी स्टेट पे आ गया। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया और फिर कहा एक स्टेट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, यानी लौट के वो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पे आ गया और कहा गिव वर्क डन, वर्क बताइए। अब बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम के दिमाग में जल्दबाजी कहो या फिजिक्स कहो, उनके दिमाग में आ गया कि वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लौट के वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसलिए वर्क 0, और उन्होंने 0 आंसर लगाया। बस उनकी गलती क्या हो गई, ये वो वाला वर्क नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, लाइन ऑफ एक्शन, या चलिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये ध्यान से अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा। और स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, वर्क इज पाथ फंक्शन। तो बच्चों इस पाथ जब ये पढ़ाया जाएगा तो बताएंगे इस पाथ का वर्क और इस पाथ का वर्क होगा, जबकि इन दोनों पाथ का वर्क 0 है, ये जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। और ऑब्वियसली इस पाथ का वर्क कम है, ये एरिया इतना है, इस पाथ का वर्क ज्यादा है, तो जो वर्क आएगा वो एरिया अंडर कर्व आएगा। तो याद रखना है वर्क इज ए पाथ फंक्शन एंड इट इज द एरिया अंडर पीवी कर्व।
ये पीवी कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो वर्क बताता है। ये जब मैं वर्क हेडिंग में अभी पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जीरो नहीं होगा, वो जब हम आएगा अभी पढ़ा देंगे कि वर्क डन जीरो होता है कुछ जगह पे, और वो जब वर्क अभी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे क्या है। बोलो बच्चों, क्लियर है? एनी डाउट? चलिए इस वाले पॉइंट को वर्क तक के लिए थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, ठीक है। जब मैं वर्क पढ़ाऊंगा तो इसको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। कल आ जाएगा, मतलब कहने का ये है। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? A process returning to its original state at least after 2 stages, 2 स्टेजेस के बाद जब वापस लौट के आ जाएगा वो प्रोसेस कहलाएगा साइक्लिक। ठीक है बच्चों, आज ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इतने की आप प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा कल या परसों से स्टार्ट होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय।